Hello students, I welcome you all once again on my YouTube channel. So this is the last topic of class 11th chapter number 1. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. प्लीज़ रीड केयरफुली और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो आज के इस टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर नंबर कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व which is also known as production possibility frontier, transformation curve, transformation frontier, transformation boundary. इन 5 नाम से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है द आंसर विल बी सेम. ओके, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है. इसके नाम से भी बहुत कुछ पता चल जाता है. जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, प्रोडक्शन का मतलब होता है जब हम बहुत सारे इनपुट्स का यूज़ करके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं. पॉसिबिलिटी का मतलब है कि चेंजेस या फिर कॉम्बिनेशन. कर्व का मतलब है कि हम इसका ग्राफ बनाएंगे. तो ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें हम दो गुड्स के डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है उनको प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें रिसोर्सेज दिए हुए होते हैं और जो टेक्नोलॉजी दी होती है उसका इस्तेमाल करके. राइट, सो इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. ओके, यहाँ पर मैंने दो गुड्स जो ली हैं वो ब्रेड ली है और बटर लिया है. इसका हमने ग्राफ बनाना है और मैं आपको ग्राफिकली बताऊंगी, आपको क्लियर करवाऊंगी इस पूरे चैप्टर को. हम ग्राफ क्लियर करेंगे ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद ताकि आपको बहुत अच्छे से ये अंडरस्टैंड हो जाए. सो देयर आर सम अजम्पशंस इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. क्योंकि ये इकोनॉमिक्स जो है ये साइंस नहीं है जो कि वैसे का वैसे ही होता है सारा कुछ. इसमें कुछ अजम्पशंस भी होती हैं और इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो अजम्पशंस हैं वो हैं दैट रिसोर्सेज आर फिक्स्ड. ये तो हमारी इकोनॉमिक्स में ही है कि हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं तो इसमें भी रिसोर्सेज हमें फिक्स दिए होते हैं. हमें फिक्स रिसोर्सेज को लेके जो भी प्रोड्यूस करना है उन्हीं रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करना है. और यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही गुड्स को प्रोड्यूस करना है जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल करके. रिसोर्सेज को हमने फुली यूटिलाइज करना है, हमने उनको वेस्ट नहीं करना है. और टेक्नोलॉजी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी. अगर हम टेक्नोलॉजी को चेंज करते रहेंगे तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक से नहीं आएगा. हमारी टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, इसमें हमारे जो भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं वो फिक्स्ड रहेंगे. यहाँ पर देखें आप, कॉम्बिनेशंस दिए हैं ABCDEF, ये कॉम्बिनेशन दिए हैं. इसमें हमने ब्रेड और बटर को प्रोड्यूस करना है और ये है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट. ये भी मैं आपको समझाती हूँ अभी. पहले हम सपोज़ करते हैं कि हमने कॉम्बिनेशन A में ब्रेड को प्रोड्यूस किया है, बटर को हमने प्रोड्यूस नहीं किया है, उसकी प्रोडक्शन 0 है. नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम ब्रेड की 4 यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं 14 यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो बटर का 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं. अब क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज सेम हैं तो हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज तो मिलेंगे नहीं. पहले हमने सारे के सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके ब्रेड के 15 यूनिट को प्रोड्यूस किया था. अब हमें ब्रेड के कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि हम बटर को प्रोड्यूस कर सकें. तो हम ब्रेड के 14 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करेंगे और बटर का 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रेड के 12 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करेंगे और बटर का 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट में हम 9 प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रेड का, 3 प्रोड्यूस कर रहे हैं बटर का. फिर हम 5 प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रेड का और 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बटर का. और नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ब्रेड को बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. सारे के सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके हमें जो बटर मिल रहा है वो 5 यूनिट्स ही मिल रहा है. तो अगर हम इसको डिटेल में देखें, थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें लग रहा है कि ये कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है. ब्रेड की प्रोडक्शन हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है कंटिन्यूसली और हमारे पास बटर की जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है. ओके,
तो अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हमें रेशियो देनी होती है कि कितने यूनिट्स हम गेन कर रहे हैं और कितने हमने सेक्रीफाइस किए हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 से 1 बटर का 1 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया है, उसके लिए हमने ब्रेड के कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है, हमने 1 यूनिट को सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि 15 पहले बनाए थे, अब 14 बनाए हैं, तो 1 यूनिट हमने ब्रेड का सेक्रीफाइस करके 1 यूनिट बटर का हमने प्रोड्यूस किया है, तो वही मैंने रेशियो में दे दिया है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर से 1 को ही गेन किया है, बटर का 1 से 2। अब 1 ही यूनिट को हमने गेन किया है, लेकिन सेक्रीफाइस हमने कितनों को किया है, 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है। तो वही मैंने यहाँ पर बताया है कि 1 को अगर हमने गेन किया है तो 2 को सेक्रीफाइस किया है। इसी तरह से हम 1 को गेन करते जा रहे हैं, और यहाँ पर हमने 3 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है, यहाँ पर हमने 4 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है, और यहाँ पर हमने 5 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करके जो प्रोडक्शन है वो की है। अब हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट का जो फार्मूला है वो चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन है। तो जब हम चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन करेंगे तो हमने सेक्रीफाइस कितने किए, हमने 1 यूनिट यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है 1 यूनिट को गेन करने के लिए, तो 1/1 आंसर हमारे पास 1 आएगा। इसी तरह से हमने नेक्स्ट स्टेप में कितनों को सेक्रीफाइस किया है, 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर, क्योंकि पहले हमने 14 यूनिट्स बनाए थे, इस बार हमने 12 यूनिट्स बनाए हैं, और हमने गेन कितने किए हैं, 1 यूनिट किए हैं, तो इसलिए 2/1 = 2 आएगा। तो ये हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट निकल रहा है। यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है हमने, ये रेशियो में आता है। यही मैं आपको ग्राफ पे प्लॉट करके समझाऊंगी ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, राइट। तो पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ लेते हैं। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस प्लॉट किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पे बटर को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे मैंने ब्रेड को प्लॉट किया है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर हम इस तरह यूनिट प्लॉट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 यूनिट्स बटर के, 3 अगर हमने 15 यूनिट्स निकालने हैं ब्रेड के तो हम 3 पे ले लेते हैं, 3 6 9 12 और 15। अब जैसे कि ये कॉम्बिनेशंस मैंने बताए थे, कॉम्बिनेशंस में अगर हम ब्रेड की प्रोडक्शन करते हैं 15 यूनिट्स तो बटर की प्रोडक्शन कितनी है, 0 है। तो हम यही प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो देखें आप, अगर हमारे पास बटर की प्रोडक्शन 0 है तो हमारे पास ब्रेड की प्रोडक्शन 15 है, 15 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे हम। अब अगर हम यहाँ पर 14 यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं ब्रेड की तो हमारे पास बटर की प्रोडक्शन 1 यूनिट हो जाती है। आप स्केल लेके काफ़ी ध्यान से इसको प्लॉट करें क्योंकि इससे हमारी शेप निकलेगी कि हमारे ग्राफ की शेप कैसी आती है। नेक्स्ट पे अगर हमारे पास ब्रेड की प्रोडक्शन 12 यूनिट्स है तो हमारे पास बटर की प्रोडक्शन जो है वो 2 यूनिट्स है, क्योंकि हम अगर ब्रेड को सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं तो बटर को गेन भी तो करते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास प्रोडक्शन अगर ब्रेड की हो रही है 9 यूनिट्स तो हमारे पास बटर की प्रोडक्शन 3 यूनिट्स हो रही है। इसी तरह से नेक्स्ट में अगर हमारे पास ब्रेड की प्रोडक्शन 5 यूनिट्स हो रही है तो हमारे पास बटर की प्रोडक्शन 4 यूनिट हो रही है। और लास्ट स्टेप में हमारे पास बटर की 5 यूनिट्स की प्रोडक्शन है और ब्रेड की हमारे पास 0 यूनिट प्रोडक्शन है। स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हुआ? अब हम इसको जब ज्वाइन करेंगे, जो हमारे पास डॉट्स आएंगे इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक शेप आ जाएगा। अब ये शेप किस बेस पे है? ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बेस है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर ये यूनिट्स को हम गेन कर, अगर हम इसको सेक्रीफाइस करते हैं ब्रेड को तो हम बटर को गेन कर रहे हैं। अगर ये सेक्रीफाइस होगा 14 पे आएगा तभी तो जाके ये हमारा बटर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में अगर हमारे पास ये सेक्रीफाइस होगा, ब्रेड फर्दर सेक्रीफाइस होगा तो हमारे पास और गेन होगा, बटर की प्रोडक्शन हमारे पास और ज़्यादा होगी। इसी तरह से एक स्टेप में हम गेन कर रहे हैं, एक
एक गुड को और नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरी गुड को इम्प्रूव कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम इसकी शेप देख लेते हैं। ये कौन सी शेप है? ये कनकेव शेप है, राइट? ये कनकेव शेप है। और जब हम इसकी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जब हम किसी दो गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमने ये अजम्पशन में भी पढ़ा है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो फुल यूटिलाइजेशन होनी चाहिए उन रिसोर्सेज की, हमें वेस्टेज नहीं करना है कुछ भी यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनमें फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। इन पॉइंट्स के अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं, मैंने यहाँ पर सपोज पी पॉइंट लिया है, जो भी पॉइंट्स इस वाली लाइन के अंदर वाली साइड में आएंगे तो ये वाले पॉइंट्स अंडर यूटिलाइजेशन होंगे। रिसोर्सेज हमारे पास पूरे तरीके से यूज़ नहीं होंगे जब हम यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे। और अगर हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन इस लाइन के बाहर करते हैं, इस ग्राफ वाली जो फाइनल ये कर्व है इसके बाहर वाली साइड में प्रोडक्शन करते हैं तो ये अनअचीवेबल है, ये हम अचीव नहीं कर सकते। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर हो रहा है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये कैसे स्लोप, इनका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड्स में स्लोप है। डाउनवर्ड्स में स्लोप कब होता है स्टूडेंट्स? जब हमारा किसी भी दो चीज़ में जिस चीज़ का हम ग्राफ बना रहे हैं उनमें अगर रिलेशनशिप इन्वर्स है तो हमेशा ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। तो इसमें हमारे पास बटर और ब्रेड की प्रोडक्शन का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है। अगर ब्रेड को जो अब हम प्रोड्यूस करेंगे उसके यूनिट को डिक्रीज़ करेंगे, उनकी प्रोडक्शन को कम करेंगे तो बटर की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसका मतलब इनमें रिलेशनशिप इन्वर्स है। और अगर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इकोनॉमिक्स में, हमेशा से जहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप आएगा वहाँ पर कर्व डाउनवर्ड में होगा। ओके, तो यहाँ पर स्लोप जो है वो डाउनवर्ड में है और इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ ब्रेड एंड बटर। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द कर्व इज कनकेव इन शेप। अब डियर स्टूडेंट्स, कनकेव इन शेप क्या होता है? कनकेव इन शेप का मतलब है कि इसका ये वाला शेप है, कनकेव वाली साइड ये, ओके, टूवर्ड्स इसकी शेप, द शेप ऑफ द कर्व इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, इसको हम कनकेव कहेंगे। लेकिन क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कन्वेक्स नहीं होता है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कन्वेक्स भी हो सकता है। इस केस में तो कनकेव है क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये कन्वेक्स भी हो सकता है जब हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जब कम हो जाता है तो इसकी शेप कन्वेक्स हो जाती है। सॉरी, मैंने यहाँ पर एस लिख दिया है। दिस इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसकी शेप स्टेट भी हो सकती है जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट होगा तो इसकी शेप स्टेट भी हो सकती है, राइट? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये शिफ्ट भी हो सकता है। अब ये शिफ्ट कब होगा? जब हमारे पास जो रिसोर्सेज दिए हुए होते हैं उन रिसोर्सेज से कम रिसोर्सेज अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमारा जो इसकी शेप है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो लेफ्टवर्ड की तरफ ये डिक्रीज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, ये हमारे पास कर्व है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं अवेलेबल तो हमारा जो कर्व है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हमारा कर्व यहाँ पर बन जाएगा। और अगर हमारे पास रिसोर्सेज इससे ज़्यादा हैं, जितने हमारे पास अभी गिवन हैं, इससे ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो हमारा ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? तो यही हमने आज पढ़ा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसमें हमने पहले इसकी डेफिनेशन देनी है, उसके बाद हमने इसकी ग्राफ को शेप देकर हमने इसकी कॉम्बिनेशन वाला टेबल बना के इसके नीटली इसके ग्राफ को हमने शेप करना है। उसके बाद इसकी अजम्पशंस हमने पढ़ी हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू द क्लास 11th CBSE।
इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। सो गुड लक स्टूडेंट्स।